चैट बॉक्स में आप मुझे जो भी आपका डाउट है आप लिख सकते हो. प्लीज एनी वन ऑफ यू text me that I'm audible to y'all. Okay, I got the answer. Thank you so much. Chalo, so let us begin with our 11th standard topic. Welcome you all to the Genius Academy, and I will be teaching you all biology. Of biology, if you have the textbook, I will be dealing with lesson number 14, that is the human nutrition. ठीक है, आई होप सबके पास एक नोटबुक है, पेंसिल है एंड दी पेन भी है साथ में. ठीक है, वाई पेंसिल? बिकॉज आई ऑलवेज एम्फसाइज दैट biology is incomplete without the diagrams. So you should be well versed with the diagram and you should have a practice of the diagram too. Now this human nutrition lesson is a very interesting lesson which is focusing about your own digestive system and what are the things you should eat and you should not eat. Now see, today there is a condition of pandemic condition of coronavirus, है ना? तो कोरोना वायरस में बार बार आपने क्या सुना है कि इम्यूनिटी बढ़ाओ. यस, तो ये इम्यूनिटी कैसे बढ़ रहा है? कोई दवाइयाँ खाने से हो रही है क्या, या फिर प्रॉपर डाइट से हो रहा है? Yes, so this diet plays a very important role in your body. Okay? जब आप प्रॉपर और बैलेंस्ड डाइट खाओगे तो आपको कोई भी बीमारियां नहीं हो पाएगी. और अपना जो एक और सिस्टम है अपने बॉडी में जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, वो फाइट करता है डिजीजेस से. ठीक है, सो बेसिकली ये ह्यूमन न्यूट्रिशन लेसन में आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ोगे. ठीक है, नाउ आप बोलोगे डाइजेस्टिव सिस्टम तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, वो स्टार्ट होता है माउथ से, एंड अप होता है एनस से. बट जब जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा बेटा, आपका उसका डेप्थ भी बढ़ते जाएगा. सो इन दिस पर्टिकुलर लेसन यू विल बी गोइंग इन डेप्थ ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक. So let us begin with our topic. So I've told you that we have to learn about human nutrition, which includes the digestion of food as well as how the absorption of this food is taking place. You're going to learn the system first, and system पढ़ने के बाद आप physiology भी पढ़ोगे. ठीक है? So when we talk about the nutrition का मतलब क्या होता है? So please note down करते रहो बच्चा लोग. Nutrition is the sum total of all the 5 process. क्या बोला मैंने? स्क्रीन बाद में देखो, पहले मेरी बात भी सुनते रहो. क्या बताया मैंने? Nutrition is the sum total of all the 5 process. ठीक है, अब ये 5 प्रोसेस कौन कौन से हैं? प्लीज नोट डाउन. दे आर, नंबर 1, इंजेशन, INGESTION, इंजेशन. तो लिखते भी रहो साथ में. इंजेशन का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ टेकिंग इन फूड थ्रू माउथ इज कॉल्ड एज इंजेशन. यस, all of you can see the screen also. Okay, तो nutrition में मैंने क्या बताया? There are 5 process and this 5 process includes the first process called as the ingestion. Ingestion का मतलब क्या बताया बेटा मैंने आपको? It is the act of taking in food through mouth. मतलब क्या? जो खाना खाने की जो प्रक्रिया है, जो उसकी एक्ट है, उसको हम बोलते हैं ingestion, which is a part of nutrition. ये हो गया पहला. अब हमने माउथ से खाना को खाया, अब वो क्या होगा उस फूड का? इंजेशन के बाद होगा डाइजेशन. सो नेक्स्ट वर्ड लिखो, डाइजेशन. डाइजेशन का मतलब क्या है? डेफिनेशन क्या है डाइजेशन का? प्लीज नोट डाउन करो. इट इज ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल फॉर्म. जो भी कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं उसको सिंपल फॉर्म में बदला जाता है. अब आप मुझे बोलोगे कि मैम कौन कौन सी कॉम्प्लेक्स चीजें हम खाते हैं?
तो कॉम्प्लेक्स चीजों में आता है, नाउ सी द स्क्रीन, यू आर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है राइस, व्हीट है कार्बोहाइड्रेट के। देन व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटीन्स, प्रोटीन भी क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। प्रोटीन का सोर्सेस क्या क्या है? ऑल दी non-veg items as well as the cereals like dal, pulses. Vitamins, sorry, fats or lipids, these are again the what? Complex molecule. फैट या लिपिड का एग्जाम्पल क्या है? दिस आर द बटर, घी। इज दैट वेरी क्लियर? सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, carbohydrates, proteins and fats, they are been said to be the macromolecules जो हम ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। जबकि विटामिन्स एंड मिनरल्स ये भी हम खाते हैं वेजिटेबल के फॉर्म में, दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसके साथ साथ जब मैं आपको डाइजेशन बता रही थी तो आई हैव टोल्ड यू टू टर्म्स अगेन। क्या टर्म्स बताए मैंने? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब मैक्रो का मतलब बायो में होता है मोर, सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हम ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हम कम क्वांटिटी में खाते हैं। yes beta, I will repeat all the definitions, don't worry. okay, so again I am repeating. so digestion का definition क्या होगा? digestion का definition है breakdown of और conversion of, आप जो भी वर्ड लिखना चाहो लिख सकते हो, breakdown या फिर conversion of। किसका conversion हो रहा है? complex substance into the simple substance। See, when you come in 11th standard, अभी ये जो रट्टाफाइंग वाला हैबिट है आपका, उसको अभी आपको छोड़ना होगा, ठीक है? अब ये मगअप करने वाला हैबिट छोड़ना होगा। यू हैव टू समझ के खुद से लिख सकते हो आप आंसर। सो अगेन आई एम रिपीटिंग द डाइजेशन का डेफिनेशन। इट इज अ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या क्या खाया हमने? कार्बोहाइड्रेट खाया, उसका सिंपल क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ठीक है, प्रोटीन हमने कॉम्प्लेक्स खाया, उसका सिंपल क्या हो जाएगा? अमाइनो एसिड। फैट हमने कॉम्प्लेक्स चीज खाया, या उसको आप लिपिड भी बोल सकते हो, उसका सिंपल फॉर्म क्या होगा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर? वो हो जाएगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। समझ में आ गया? तो डाइजेशन में होता क्या है? जो भी हम कॉम्प्लेक्स चीजें खा रहे हैं, जो कि है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, उसका सिंपल फॉर्म हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन का अमाइनो एसिड हो गया, और फैट का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हो गया। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन तो लिख लिया, पर अब ये डेफिनेशन डाइजेशन का अधूरा है, क्योंकि उसमें एक मैजिकल थिंग आने वाला है। वो मैजिकल थिंग का नाम क्या है? द डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट द वर्ड एंजाइम्स। ठीक है, तो अगेन देखो, अब मैं डेफिनेशन को वापस रिपीट कर रही हूँ। डाइजेशन के डेफिनेशन को मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। इट इज अ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस with the help of enzymes। अब जाकर ये डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। कैटलिस्ट पढ़ा है ना आपने केमिस्ट्री में? कैटलिस्ट क्या करते हैं? कैटलिस्ट क्या करते हैं? दे आर स्पीडिंग अप द रिएक्शन। वैसे ही ये जो एंजाइम्स होते हैं अपने सारे सिस्टम्स में, वो सारे प्रोसेस को एकदम फास्ट कर देते हैं। अभी देखो, आप सुबह खाओगे, आपको दोपहर को भूख लग जाती है, दोपहर को खाओगे, कभी कभी शाम को ही भूख लग जाती है, शाम को खाओगे, वापस रात को भूख लग जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका जो सिस्टम है उसमें जो एंजाइम्स है वो बहुत फास्ट आपके फूड को डाइजेस्ट कर दे रहा है। Is that very clear? So enzymes are nothing but the biocatalyst. They are the biocatalyst which are speeding up the reaction without itself undergoing the reaction. तो मैंने आपको दो डेफिनेशंस बताए थे। एक है इंजेक्शन, एक बच्चे ने इंजेक्शन लिखा है,
वो इंजेक्शन वाला तो वो सुई वाला है जो डॉक्टर लगाते हैं, इंजेक्शन नहीं है बेटा, इंजेशन है, जी जी वर्ड आएगा, INGES, GESTION, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन होगा एक्ट ऑफ टेकिंग इन फूड थ्रू माउथ, act of taking in food through mouth is called as ingestion. फिर डाइजेशन बताया, the conversion of complex substance into simple substance with the help of enzymes. ठीक है, तो दो प्रोसेस हो गए। अच्छा, अब डाइजेशन के कारण जो हमने बड़े बड़े चीजें खाई थी उनका सिंपल सब्सटेंस हो गया। अब सिंपल सब्सटेंस होने के बाद क्या होना चाहिए, तो अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसका नाम है एब्जॉर्प्शन। क्या नाम है, एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होना, एब्जॉर्ब होना। ये जो सिंपल सब्सटेंस बने हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये जो सिंपल सब्सटेंस बने हैं उसको अपने ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, फिर आप पूछोगे ब्लड में क्यों एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में घूम रहा है, और सर्कुलेशन में घूमने के कारण वो हर एक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम को पहुंचा पाएगा ये सिंपल फूड। ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर। तो एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल सब्सटेंस इनटू द ब्लड, absorption of simple substance into the blood. I'm very clear with that also. अच्छा, अब सारे ब्लड के वजह से सारे ऑर्गन्स को सिंपल फूड मिल गया, किडनी को मिल गया, हार्ट को मिल गया, सारे सारे ऑल दी ऑर्गन्स को, लिवर को मिल गया, सब ऑर्गन्स को मिल गया। अभी सारे ऑर्गन्स क्या करेंगे सिंपल फूड का, उसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। हर एक ऑर्गन ये जो सिंपल फूड मिला है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिला है, जो ब्लड ने लाकर दिया है सारे ऑर्गन्स को, वो सारे ऑर्गन्स उसको इस्तेमाल करेंगे। तो हम टर्म बायो में उस टर्म को क्या बोलेंगे, इस्तेमाल को बोला जाएगा एसिमिलेशन, ASSIMILATION, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का सिंपल मतलब क्या है, यूटिलाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज यूटिलाइजेशन, all the organs, now what will be the definition for assimilation, all the organs will utilize, what they will utilize, they will utilize this simple food for the formation of new cell. Is that very clear? Assimilation का मतलब क्या लिखोगे आप, all the organs will utilize this simple food for the formation of new cells. Is that very clear? सबने लिख लिया, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ assimilation का definition, all the organs will utilize this simple food for the formation of new cell. ठीक है, अच्छा, न्यू सेल को नहीं बोलकर अगर आप आपके बुक या कोई भी बुक्स में अगर आप देखोगे तो एक और टर्म हम बायो में बोल सकते हैं, उसको बोला जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ये एक एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको बताई है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेल। सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। तो मैं सेल नहीं बोलकर मैं प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकती हूँ। आई होप आई एम वेरी क्लियर। सेल को प्रोटोप्लाज्म भी कहा जा सकता है क्योंकि सेल के अंदर होता क्या है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, चलो अब लास्ट प्रोसेस, मैंने तो 5 प्रोसेस के बारे में बताया था, तो एक और प्रोसेस रह गया है। तो लास्ट प्रोसेस का नाम है इजेक्शन। स्पेलिंग है EGESTION, इजेक्शन। इजेशन का मतलब क्या होता है, इजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ,
अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, जो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस, थ्रू ओपनिंग कॉल्ड एज एनस, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। इजेशन को एक और नाम से जाना जाता है, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे अपना बाद में, हाँ, तो आपको पता चलेगा कि इजेशन को बोला जाता है डेफिकेशन भी, डेफिकेशन, ठीक है। इजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेफिकेशन, तो यू कैन नोट डाउन दिस ऑल्सो टर्म, क्योंकि ये सारे टर्म्स अभी बीच बीच में आते रहेंगे। तो डेफिकेशन का मतलब भी होता है इजेशन। अच्छा, डेफिकेशन को और अच्छी तरह से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो याद रखो, फीसेस का मतलब होता है FAECES, फीसेस का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जो हम एनस के थ्रू बॉडी के बाहर निकालते हैं उसको बोला जाता है फीसेस। तो उसका रिमूवल को क्या बोला जाएगा, डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब डी का मतलब है रिमूवल ऑफ फीसेस, D is removal, feces मतलब waste product, so removal of feces is called as defecation. ठीक है, is that very clear to all of you? Again I am repeating once again, we are learning nutrition. मैंने क्या बताया आपको nutrition का definition? It is a sum total of all the 5 processes. Yes, it is a sum total of all the 5 processes. What are that 5 processes? The first process is ingestion, act of taking in food through mouth is called as ingestion. Next is the digestion. Digestion का मतलब क्या होगा? It is the breaking down or the conversion of complex substance into simple substance with the help of enzymes. नेक्स्ट प्रोसेस का नाम क्या बताया मैंने आपको, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्बिंग द सिंपल सब्सटेंस इनटू द ब्लड। नेक्स्ट प्रोसेस का नाम है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपल सब्सटेंस बाय द ऑर्गन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल और प्रोटोप्लाज्म। एंड द लास्ट प्रोसेस इज इजेशन। इजेशन का मतलब क्या बताया मैंने आपको, इट इज अ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल थ्रू एनस। Egestion is also called as defecation. Is that very clear to all of you now? Okay. Now with that I've told you 2 types of food as the macronutrients and the micronutrients. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ये तीनों बताया जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट मैक्रो है, प्रोटीन मैक्रो है और फैट मैक्रो है। इसको मैक्रो क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हम ये लार्ज क्वांटिटी में खाते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स को माइक्रो वर्ड बोला गया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्यों इसको माइक्रो बोला जाता है, क्योंकि हम ये थोड़े क्वांटिटी में खाते हैं और ये अपने बॉडी को भी थोड़े क्वांटिटी में जरूरत है इसका। एंड वाटर इज वेरी एसेंशियल, is also a part of our nutrient. Is that very clear to all of you? Okay, I hope there is no doubt till now. So again, just have a definition of nutrition. So it is getting and utilization of energy rich nutrients food by an organism. So what are the things it is providing? The nutrition is providing energy. It is nutrition zaruri hai na, it is giving energy for all the life activities. Again, nutrition is a material which is required for the growth. It is maintaining our body temperature and it is repairing our all tissues. तो सारे एक्टिविटीज के लिए न्यूट्रिशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, नाउ लेट अस बिगिन विथ अवर टॉपिक इन डिटेल नाउ। सो ये न्यूट्रिशन वर्ड WHO ने भी डिफाइन किया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो अभी मैंने आपको 5 प्रोसेस बताया था, that is one described by the World Health Organization. Now you can see a system which has been displayed on the screen. System displayed on the screen. I want all of you to take a screenshot of the same.
Please take a screenshot of the same. Have you done? Chalo. Our digestive system includes alimentary canal, जिसको gut भी बोला जाता है, and with that there are different types of glands present, and these glands are called as a digestive glands, also called as associated glands. Associated क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये gut के साथ association में present है, इसके लिए इसको associated glands भी कहा जाता है. अभी आपको ये पर्टिकुलर लेसन में मैं आपको ये सारे जो भी दिख रहे हैं गट्स में, ये सारे जो पिंक कलर में डिस्प्लेड हैं, वो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न द स्ट्रक्चर फर्स्ट. पहले हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि वो कैसा दिखता है, और बाद में हम उसका फंक्शन पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करता है. Is that very clear? तो I hope all of you will be noting down all the things. चलो, so alimentary canal या फिर gut. It starts with the mouth and it will end up and it ends with the anus. बीच बीच में क्या क्या चीजें हैं? Mouth will open into the buccal cavity. Buccal cavity को एक और नाम से जाना जाता है, called as oral cavity. Oral cavity. या फिर इसको buccal chamber भी बोल सकते हैं, या oral chamber भी बोल सकते हैं. So mouth will open inside the buccal cavity or oral cavity or buccal chamber or oral chamber. ठीक है? Now buccal cavity will open into our pharynx. Pharynx will open into the esophagus. Esophagus will open into the stomach. Stomach will open into small intestine, which will again open into large intestine. And finally, the waste product has been removed outside the body through the anus. So it starts with mouth and it ends with anus. So this is forming the gut or the canal. अब ये canal और gut के आजू बाजू में बहुत सारे glands भी present हैं. तो प्लीज बच्चा लोग याद रखो, जब भी वर्ड बायो में ग्लैंड आएगा, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहा होता है, ये याद रखो. सी बायो बहुत सारे बच्चों लोगों का कहना होता है कि मैम इसमें बहुत हार्ड टर्म्स है, इसलिए बहुत डिफिकल्ट लगता है. सी एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन डिफिकल्टी. वैसे आप केमिस्ट्री में बोलोगे तो बहुत सारे रिएक्शंस आपको बोलोगे कि बहुत रिएक्शंस है. फिजिक्स में आएगा तो बहुत न्यूमेरिकल्स का टेंशन रहता है. बायो में आए तो आपको टर्म्स का टेंशन रहता है. सो एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन कॉम्प्लेक्सिटी, बट हमें उससे ओवरकम करना है. तो आप ओवरकम करने के लिए हम टीचर्स यहाँ पर हैं. कैसे हम आपको हेल्प करेंगे? नाउ बायो हैज इट्स ओन लैंग्वेज. जब आप वो चीज को समझ जाओगे, जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक पढ़ाते जाऊंगी आगे आगे, जो भी कॉमन टर्म्स रहते हैं आप उसको नोट डाउन कर लो. आप वो हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो बायो में. सो बायो हैज इट्स ओन लैंग्वेज. अभी जैसे मैंने आपको ग्लैंड बताया, तो ग्लैंड कहीं पे भी वर्ड आएगा, इसका मतलब आपको क्या समझना है कि ये ऐसा पार्ट है जहां से कुछ न कुछ सिक्रीट होता है. तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ. सो associated digestive glands are the salivary gland जो हमारे buccal cavity में है, gastric gland जो हमारे stomach में present है, intestinal glands जो हमारे intestine में present है, और pancreas and liver भी है. Yes, these are also, यहाँ पे gland word mentioned नहीं है, but ये भी secretion करते हैं. हाँ, तो चलो let us move on to the, you can see this system very clearly. So this is the mouth. Yes, mouth will open into the buccal cavity. Buccal cavity क्या है? आप सब आ करो आ. ये जो चेम्बर है ना, ये जो गुफा है जिसमें आपका दांत है, टंग है, ये सब क्या है? बकल कैविटी है, या फिर ओरल कैविटी. अभी मैंने आपको नाम बताया ओरल कैविटी. इट विल ओपन इनटू द फैरिंग्स. फैरिंग्स विल ओपन इनटू, देखो ये ट्यूब दिख रहा है आप सबको, इसका नाम क्या है? ईसोफेगस. ईसोफेगस से फूड किधर जा रहा है? देखो स्टमक के अंदर जा रहा है. ये वाला कर्सर को ट्रेस करो बेटा, स्टमक में जा रहा है. फिर स्टमक किस में जा रहा है? एक छोटा सा चीज यहाँ पे, ये जो बीच में दिख रहा है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन. और ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन, व्हिच विल ओपन इनटू द एनस. ठीक है, यू कैन सी अ समरी ऑफ दैट.
दिस, ये जो बीच का जो ट्यूब नजर आ रहा है, ये जो बीच का ट्यूब है, ये क्या है? ये अपना गट है। यस, और ये जो बाकी के जो ग्रीनिश कलर के नजर आ रहे हैं, ये सब अपने एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। सो यहाँ पे अपना सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। आप देख सकते हो सबसे बड़ा सा ऑर्गन रेड कलर का, दिस इज द लिवर। लिवर के साथ एक छोटा सा ऑर्गन आपको दिख रहा है, ये है गॉल ब्लैडर। स्टमक के जस्ट नीचे, स्टमक के नीचे देखो एक पत्ते के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है येलो कलर का, दिस इज द पैनक्रियाज। ठीक है, yes, all these things we are going to learn in this particular lesson. समझ में आ गया? You can also take the screenshot of this also, so that जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा। ठीक है, I hope you have done it. Shall I move on to the next slide? Now, let us first begin with the first part, that is the mouth. Now, let us begin with the first part, that is the mouth. Mouth क्या है? It is the opening, है ना? माउथ क्या होता है? ओपनिंग। लो अब लिखते भी जाओ, हेडिंग डालो एलिमेंटरी कैनाल, राइट डाउन द हेडिंग एज एलिमेंटरी कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल में फर्स्ट हेडिंग डालो माउथ, पुट अ फर्स्ट हेडिंग एज माउथ। व्हाट यू विल बी राइटिंग फॉर माउथ? लिखो, इट इज ट्रांसवर्स स्लिट। अगेन अभी देखो बायो में वर्ड आया, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। तो अपना माउथ हॉरिजॉन्टल है कि नहीं? यस। तो अगेन बायो का लैंग्वेज आ गया। सो क्या बताया मैंने? इट इज अ ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टल। फिर मैं एक और वर्ड बोल रही हूँ, अगेन ये बायो का कॉमन लैंग्वेज है, स्लिट, SLIT, स्लिट। इट इज अ ट्रांसवर्स स्लिट मतलब क्या? इट इज अ हॉरिजॉन्टल ओपनिंग। स्लिट का मतलब होता है ओपनिंग। इज दैट वेरी क्लियर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माउथ? इट हेल्प्स इन ingestion or reception of food. You can see the slide. It helps in reception of food or it helps in ingestion. ठीक है? अच्छा, माउथ किस में ओपन होता है? ये आप देख सकते हो अभी पिक्चर, दिस इज द चेम्बर। चेम्बर मतलब गुफा या कैविटी। ये कैविटी में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है? ये कैविटी में अपना टंग है, अपने पास दांत है और यहीं पे अपना सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? नाउ, ये जो कैविटी है, इसका जो रूफ है, रूफ मतलब छत, देखो ये वाला पार्ट जहां पे मैं कर्सर को ये कर रही हूँ, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ पैलेट। क्या बोलते हैं? पैलेट। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ पैलेट। तो पैलेट क्या है? इट इज द एंटीरियर हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट। अपने पास पोस्टीरियर पैलेट भी है जो टंग के नीचे है। सो एंटीरियर हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट। वी आर हैविंग टीथ। हम टीथ को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर आता है टंग। व्हाट इज टंग? इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। सो लिखो टंग के बारे में। The floor of the buccal cavity is made up of tongue. Roof of the buccal cavity by palate. Floor of the buccal cavity is made by tongue. ठीक है? Now tongue के बारे में अगर हम जानना है तो पहले सबसे पहले बात हम बोलेंगे कि tongue is a muscular organ. क्यों muscular बोल रहे हैं? हड्डी रहती है क्या टंग में? No. So it is muscular and fleshy organ. टंग क्या है? इट इज अ मस्क्यूलर एंड फ्लैशी ऑर्गन। और क्या बता सकते हो आप टंग के बारे में? ऑन द सरफेस ऑफ टंग आप देखोगे बहुत छोटे 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 डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है। आज ही जाकर मिरर में देखना अपने टंग को अच्छे से, लेक्चर होने के बाद। You will see that there are small projection present on the tongue. On the surface of the tongue, surface मतलब ऊपर, on the surface of the tongue we can see small projection. Projection का मतलब क्या है? छोटे छोटे outgrowth. Yes, these projections are called as taste buds. क्या बोलते हैं उसको? taste buds. या फिर अगर हम थोड़ा मेडिकल टर्म में अगर आप जानना चाहोगे तो उसको पैपिले बोला जाता है। PAPILLAE, पैपिले।
इज दैट वेरी क्लियर? तो क्या बताया मैंने टंग के बारे में कि टंग इज अ मस्कुलर फ्लैशी ऑर्गन। फिर क्या बताया मैंने कि इट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप, थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप का होता है ना, सो रफली ट्रायंगुलर इन शेप। On the surface of tongue there are small projections and these projections contain taste bud, और ये टेस्ट बर्ड के ही कारण हमें अलग अलग टेस्ट का पता चलता है, खट्टा है, मीठा है, whatever. Yes, and these taste buds are called as the papillae also. ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर? अच्छा, टंग का फंक्शन क्या क्या होना चाहिए? आप जरा टंग को एक साइड में रखो, क्या आप बात कर पाओगे? नो. तो टंग हेल्प्स इन स्पीच. No doubt it is not a part of our elementary canal, but yes, tongue helps in speech. It helps in mastication. Mastication का मतलब क्या होता है? Chewing. It helps in mastication. It helps in ingestion. Ingestion का मतलब है taking in food. So खाना खाने में भी मदद करता है. And it helps in deglutition. Deglutition का मतलब देखो ब्रैकेट में लिखा है swallowing. Swallowing का मतलब क्या होता है? निगलना. तो आप जरा सा swallow करके देखो, बिना टंग क्या swallow कर पाओगे क्या? नहीं. आपको swallow करने के लिए, निगलने के लिए अपने टंग को अपने पैलेट पे टच करना होगा, और तभी आप जाकर कोई भी चीजों को निगल पाओगे या swallow कर पाओगे. So swallowing also called as deglutition. Apart from all these things, we can see that on either side there are presence of tonsils. आप देख सकते हो डायग्राम में tonsils present हैं. Now tonsil is a part of our immunity system. टॉन्सिल अपने इम्यूनिटी को बढ़ाता है. ठीक है, कैसे बढ़ाता है वो हम बाद में पढ़ेंगे. 12th स्टैंडर्ड में जब आप जाओगे ना, तब आप पढ़ोगे कि टॉन्सिल कैसे इम्यूनिटी बढ़ाता है. पर अभी के लिए इतना ही सब समझ के रखो कि टॉन्सिल हेल्प्स इन इम्यूनिटी पावर. सो अगर आपको ज्यादा तकलीफ नहीं है टॉन्सिल का, अगर किसी को बहुत ज्यादा टॉन्सिलाइटिस होता है ना, तो ज्यादा तकलीफ नहीं है तो टॉन्सिल को नहीं निकालना चाहिए. ठीक है, अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है तो yes, it should be removed. Is that very clear to all of you? तो क्या क्या बताया मैंने आपको? I've told you about buccal cavity or oral cavity or mouth cavity. It consists of its roof is made up of palate, its floor is made up of the tongue. Then I've told you that there are presence of teeth. When we have talked about the tongue, I've told you that it is muscular and fleshy organ. It is roughly triangular in shape. The surface of the tongue shows many small projections called as the papillae, which are nothing but the taste bud for detecting the different taste. Okay? And we have also seen that on the either side of the tongue contains a tonsil. Tonsil helps in maintaining our immunity system. Is that very clear? What are the functions of tongue? It helps in no doubt swallowing, it helps in speech, it helps in mixing the saliva with the food also. यहीं पे salivary gland भी है ना, तो salivary gland का जो secretion है, जब आप चबाते हो तो टंग के ही मदद से वो मिक्स हो पाता है. Is that very clear? ठीक है, चलो now let us move on to the next slide. अब हम teeth के बारे में समझते हैं. So you can see this boy eating a apple. बिना टीथ के वो कट कर पाएगा क्या, या आप कट कर पाओगे क्या? नो. सो द टीथ का मेन फंक्शन इज इट हेल्प्स इन मैस्टिकेशन. मैस्टिकेशन का मतलब होता है चबाना. यस, चूइंग. The nature and mode of arrangement of teeth is called as dentition. So this can be asked as a 1 mark question in the exam. What is dentition? Dentition का मतलब क्या होता है? It is the arrangement of teeth, and the mode and nature of the teeth is called as a dentition. One more which has been your textual definition. आपके टेक्स्ट बुक में जो definition दिया है, that is study of teeth with respect to their number, comma, arrangement and development is called as the dentition. So we college teachers, we expect you to write down the textual definition. मतलब आपको स्लाइड में समझ में आ गया है, पर आपको टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन लिखना होता है. तो अगेन आई एम रिपीटिंग द डेंटिशन का डेफिनेशन. स्टडी ऑफ टीथ
with respect to their number, arrangement, development is called as dentition. I hope all of you have written that. Is that very clear? Chalo, let us talk about the teeth in detail. Miss, हाँ बेटा बोलो can you बोलो repeat. please repeat the definition of dentition? अच्छा लिखो लिखो. Study of teeth with respect to their number, comma arrangement, comma development is known as dentition. Study of teeth with respect to their number, arrangement, development, etc. is known as dentition. I hope I'm very clear now. Chalo, let us learn about the teeth in detail. Abhi, please note down the things. Please note down. अपना जो tooth है, अभी what is the difference between teeth and tooth? You know, tooth का मतलब है एक दांत और teeth का मतलब है जो अपने पास 32 ही है, 32 दांत हैं. तो चलो tooth के बारे में पहले समझ के लो. Please write down the important things whatever I am discussing. Tooth जो है, the portion of the tooth which is embedded in the gums. Gums का मतलब क्या होता है? Gums का मतलब है जबड़ा. ये जो जबड़ा है ना अपना, उसके अंदर जो पार्ट, अपना जो दांत का पार्ट अंदर की तरफ है ना, यू कैन सी दिस ऑरेंज पार्ट जो दांत का दिख रहा है, ये अंदर होता है. सी दिस डायग्राम, यू कैन सी द कर्सर प्लीज. ये जो ऑरेंजिश पार्ट है वो अपने जॉ बोन के अंदर है. यस, और ये जो पार्ट है व्हाइट पार्ट, ये हमें दिखाई देता है टूथ का. यस, तो ये जो पार्ट हमें दिखाई देता है ऊपर वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ क्राउन. प्लीज नोट डाउन. The visible portion of tooth, कैसे लिखोगे आप? The visible portion of tooth is called as a crown. मुकुट, CROWN. The visible portion of tooth is called as a crown. The part of tooth embedded inside the gum. Embedded मतलब जो गम के अंदर है, gums के अंदर है, उसको बोला जाता है root. तो क्या बताया मैंने? टूथ के दो पार्ट बताए. टूथ का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है व्हाइट कलर का, ये वाला जो हिस्सा है, प्लीज सी द कर्सर, इसको हम बोलेंगे क्राउन. और जो हिस्सा अपने गम के अंदर है, हाँ, जो अपने जबड़े के अंदर है, उसको हम बोलेंगे रूट. ठीक है. अच्छा, अब ये जो क्राउन आपने लिखा है, क्राउन जो आपको नजर आ रहा है, ये व्हाइट कलर का पार्ट, ये क्राउन के ऊपर भी एक हार्ड सब्सटेंस का कवरिंग होता है. The crown is covered by hardest substance and the name is enamel. E-N-A-M-E-L. E-N-A-M-E-L. Again I am repeating, the crown is covered with the hardest substance called enamel. What is this enamel made up of? This enamel is made up of calcium phosphate and calcium carbonate. So again, this can be asked for 1 mark question in the exam. Is that very clear? What it is made up of? It is made up of calcium carbonate and calcium phosphate. Chalo, again I am repeating all the parts, whatever I've told you. The tooth consists of two parts. The visible portion of the tooth is called as crown. The part of the tooth which is embedded inside the gum is called as a root. The crown is covered with the hardest substance called as enamel. And enamel is made up of calcium phosphate and calcium carbonate. I'm very clear to all of you. Now when we talk about this teeth in detail, एक दांत के अंदर अगर आप देखोगे, एक दांत के अगर हम अंदर देखोगे तो उसके अंदर भी एक कैविटी होती है और वो कैविटी को बोला जाता है पल्प कैविटी. तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? द डेंटाइन एंक्लोजेस अ कैविटी
called pulp cavity. The dentine encloses मतलब उसके अंदर होता है, एक दांत के अंदर होता है. Dentine encloses a cavity और उस cavity को बोला जाता है pulp cavity. Pulp cavity में क्या क्या प्रेजेंट है? उसके अंदर ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट है. यस, एंड इट इज फिल्ड विथ कनेक्टिव टिश्यू पल्प. Is that very clear, all of you? Yes, I'm repeating it once again. The dentine encloses a cavity and that cavity is called as a pulp cavity. Pulp cavity, P-U-L-P. Pulp का मतलब क्या होता है? Something liquid part. पर एकदम लिक्विड नहीं, थोड़ा गाढ़ा लिक्विड है ना. जैसे आपने मैंगो पल्प सुना है, तो वैसे ही अपने दांत को अगर हम अंदर से देखेंगे एक दांत को, तो उसके अंदर पल्प होता है. एंड दैट वो पल्प कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू का पल्प होता है उसके अंदर. इज दैट वेरी क्लियर? और ये जो पल्प कैविटी है ना, वही एक्सटेंड होता है अपने रूट कैनाल तक. अभी मैंने आपको बताया ना, जो पार्ट अपने गम के अंदर उसको हमने रूट बोला, तो यही जो पल्प है ना, वही अंदर तक जाता है इन द फॉर्म ऑफ रूट कैनाल. तो किसी किसी का दांत सड़ जाता है तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? इनका रूट कैनालिंग करना है. तो रूट कैनालिंग करना है मतलब क्या करना रहता है? दैट पार्ट ऑफ द पल्प जो अंदर तक जा रहा है, दैट हैज बीन क्लीन्ड. यस. Now the dentine of the tooth is covered by, अपना जो dentine है of the root of the tooth, अपना जो root है दांत का, again it has a covering. मैंने आपको क्राउन का कवरिंग बताया, वैसे ही रूट की भी कवरिंग होती है, और वो रूट के कवरिंग को इज कवर्ड बाय सीमेंटम. The dentine of root of tooth is covered by cementum. C-E-M-E-N-T-U-M. Cementum. सीमेंटम क्या है? एक ऐसा हड्डी के जैसा सब्सटेंस है, बोन लाइक सब्सटेंस है, which attach the root to the socket in the gum. Is that very clear? क्या क्या बताया मैंने? वापस एक बार अच्छी तरह से सुन के लो. जो भी आपने मिस कर दिया है प्लीज राइट डाउन. मैंने आपको एक दांत के बारे में बताया. क्या बताया एक दांत के बारे में? The tooth has two parts. The visible portion of the tooth is called as a crown. The part of the tooth which is embedded inside the gums or the jaw is called as a root. ठीक है. फिर मैंने क्या बताया? Crown का covering. The crown is covered with the hardest substance called as enamel. E-N-A-M-E-L. Enamel मैंने बताया किस चीज से बना है. So enamel is made up of calcium phosphate and calcium carbonate. फिर मैंने आपको कैविटी के बारे में बताया जिसका नाम है पल्प कैविटी. व्हाट इज दिस पल्प कैविटी? द डेंटाइन एनक्लोजेस अ कैविटी. डेंटाइन के अंदर ही कैविटी होता है जिसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी. क्योंकि उसका नाम ही पल्प कैविटी है तो उसमें पल्प तो होना ही चाहिए. तो वो पल्प किस चीज से बना है? द पल्प इज मेड अप ऑफ फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू पल्प. कनेक्टिव टिश्यू का पल्प है. With that it contains blood vessels and nerves. ये जो पल्प कैविटी है वो कहां तक एक्सटेंड होता है? It extends up till the root canal. ठीक है. फिर हमने रूट की भी कवरिंग देखी. ये जो रूट है, it is also covered by a covering and the name of the covering is called as cementum. C-E-M-E-N-T-U-M. Cementum. The cementum is bone-like substance that attach the root to the socket in the gum. Is that very clear to all of you? ठीक है. Now अगर हम teeth के बारे में बात करेंगे तो अभी आप स्लाइड देखो. ये जो स्लाइड पे आपको ये 3 टर्म्स नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में. They are heterodont, diphodont and thecodont. तो चलो इसका मतलब भी हम आज समझ कर लेते हैं. Heterodont, diphodont, please take a screenshot to know the spelling के लिए, and thecodont.
चलो ये चीजें समझते हैं, तीनों चीजों को समझ के लेते हैं हम। तो पहले हम समझते हैं हेटेरोडोंट का मतलब। अगर आप अपने दांत को अच्छी तरह से देखोगे तो आप देखोगे कि आपके सारे जो दांत है, जो 32 टीथ है, वो सब एक जैसे नहीं है, अलग अलग टाइप के दांत हैं। यस, तो इसके लिए हमारे दांत को क्या बोला जाता है? हेटेरो। हेटेरो का मतलब बायो में होता है डिफरेंट। यस, डिफरेंट type of teeth, therefore called as heterodont. So how many different kinds of teeth we are having? We are having 4 different types of teeth. We are having 4 different types of teeth. They are, now see the slide, see the PPT. They are, write down the names or take a screenshot. They are incisors, which is abbreviated as I, canines, premolars, PM, and molars abbreviated as M. सबका अलग अलग काम है। Incisors for cutting, canines for tearing, premolar and molar for crushing. Premolars and molars are forming the chick teeth and they are having cusps. You can see the diagram now. You can see this. ये जो आगे के दिखाने वाले दांत होते हैं, ये जो 4 दांत है ऊपर और नीचे, सामने के जो दिखाने वाले दांत है, जब आप हंसते हो, स्माइल करते हो, तो कौन दिखता है सबसे पहला? इंसीजर्स दिखते हैं। उसके बाजू में ये जो पॉइंटेड दांत नजर आता है यहाँ पर, दिस इज द कैनाइन। और पीछे जो गोल गोल दांत हैं, दे आर नथिंग बट द प्रीमोलार्स एंड द मोलार्स। ठीक है, सो इंसीजर्स जो आगे वाले दांत हैं, यस, जो आगे फ्रंट दांत है, दिस आर इंसीजर्स। एक एक कैनाइन होता है दोनों साइड में, फिर आता है प्रीमोलार्स और सबसे लास्ट में आता है मोलार्स। तो क्योंकि हमारे पास 4 अलग अलग टाइप के दांत हैं, देयरफॉर वी आर हेटेरोडोंट। समझ में आ गया हेटेरोडोंट का मतलब? हेटेरोडोंट का मतलब है बिकॉज वी आर हैविंग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, देयरफॉर ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड एज हेटेरोडोंट। What are that 4 different type of teeth? They are incisors, canines, premolar and the molar. Chalo, now taking all these things into consideration, now let us learn the next part, what is thecodont. Thecodont का मतलब है क्योंकि अपना दांत, now see this diagram जहां पे मैं कर्सर घुमा रही हूँ, क्योंकि अपना दांत अपने जबड़े के अंदर है। देख सकते हो ना आप डायग्राम, दिस इज द जॉ बोन। ये कौन सा बोन है? नीचे वाला जॉ बोन। क्योंकि अपना दांत अपने जबड़े के अंदर है, अपने जॉ बोन के अंदर है, इसीलिए हम हैं थीकोडोंट। ठीक है, तो थीकोडोंट का डेफिनेशन क्या होगा? द टीथ्स आर प्रेजेंट और प्लेस्ड और एम्बेडेड इनसाइड द जॉ बोन, या फिर जॉ सॉकेट भी बोल सकते हो आप। क्या डेफिनेशन होगा? थीकोडोंट का मतलब है बिकॉज ह्यूमन टीथ आर एम्बेडेड, एम्बेडेड वर्ड नहीं याद आएगा तो प्लेस्ड याद रखो, इनसाइड द जॉ बोन और सॉकेट, देयरफॉर वी आर थीकोडोंट। ठीक है, देखो यहाँ पे भी अच्छी तरह से डायग्राम में भी आप समझ सकते हो, ये है इंसीजर, एक साइड का दिखाया जा रहा है, वैसे ही सेम दूसरे साइड भी होता है। इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार्स, मोलार्स। यस, अब हम डाइफोडोंट क्यों हैं? डाइफोडोंट इसलिए हैं क्योंकि हमारे पूरे लाइफ में हमें 2 बार ही दांत आता है। एक जो आपको बचपन में दांत आया था, मिल्क टीथ जिसको आप बोलते हो, वो गिर गया होगा जब आप 6-7 इयर्स के रहे होगे। जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड में जाते हो तो सब दांत गिर जाते हैं और फिर आपको नए दांत आते हैं। और अब ये जो नए दांत आपके पास हैं, वो अगर आप गिर गए तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, है ना? तो बिकॉज हमारे लाइफ में हमें 2 बार दांत आता है, इसीलिए हम डाइफोडोंट हैं। Yes, teeth appears twice in the lifetime and therefore we are diphodont. कौन कौन से दांत है वो? मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेसिडुअल टीथ। डेसिडुअल मतलब जो गिर जाएगा।
अच्छा, डेसिडुअल टीथ कितने होते हैं? They are 20 in numbers and they develop at the age of 6 to 7 months of the birth. जब बच्चा 6 या 7 महीने का होता है तब ये दांत आते हैं. And they are replaced by the permanent teeth at the age of again 6 to 7. है ना? जब आप 6 या 7 years के होते हैं, मतलब आप फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में जब आप गए रहोगे तो आपके सारे मिल्क टीथ एक एक करके गिरते हैं और फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं. और अब आपके पास कौन सा दांत है? वी आर हैविंग परमानेंट टीथ विच आर 32 इन नंबर्स. सो सी द डिफरेंस. मिल्क टीथ कितना था? 20. परमानेंट कितना होता है? 32. अगेन यू कैन सी दिस सेट, अपर सेट एंड लोअर सेट. जैसा अपर सेट होता है वैसे लोअर सेट भी होता है दांत का. वेरी क्लियर. नाउ सी हियर, these are incisors, these are canines, these are premolar and molar. मोलार का जो लास्ट वाला दांत होता है ना, लास्ट वाला दांत, इसको बोला जाता है विजडम टीथ, जो हम नॉर्मल टर्म में बोलते हैं अक्कल दांत, है ना. तो अक्कल दांत इज नथिंग बट द मोलार का लास्ट वाला टीथ, जो आपको 16, 17 या 18 इयर्स में भी आता है. सी द स्क्रीन. द लास्ट 4 molar appears at the age of 18. इसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं? विजडम टीथ. हाँ, ये जब आता है दांत तब आपको थोड़ी अक्कल आ जाती है, इसके लिए उसको अक्कल दांत या फिर विजडम टीथ बोला जाता है. Is that very clear? जो 4 molars है appear at the age of 18. चलो, now let us learn the dental formula. Dental formula. Dental formula means the arrangement or the number of the teeth, how they are arranged. So incisors कितने हैं? 2 by 2. लिख लो ये. Please take a screenshot for the same. मैंने आपको दोनों का डेंटल फॉर्मूला दिया है, पर आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ने के लिए सिर्फ परमानेंट टीथ वाला है. ये मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया है. यू कैन कॉपी डाउन दिस पार्ट ऑल्सो. So permanent teeth I means incisor is 2 by 2. 2 by 2 मतलब अगर आप बीच में अपना हाथ रखो, कैसे काउंट करोगे इसको? अच्छा, मैं बताती हूँ कैसे काउंट करोगे. पहले लिख लो incisors 2 by 2, canines 1 by 1, premolars 2 by 2, molars 3 by 3. If we multiply by 2, we are getting 32. They are total 16. 16 into 2 is 32. When we talk about the milk teeth, तो incisors 2 by 2 होता है, canine भी सेम है 1 by 1, पर यहाँ पे फर्क क्या है? premolars are 0, molars are 2 by 2. इसके लिए 10 ही दांत होते हैं ऊपर और वैसे नीचे, इसलिए 20 दांत. चलो, लेट मी शो यू कि ये कैसे है दांत. तो देखो, अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधा कर्सर अगर मैं यहाँ पे बीच में लाइन ड्रॉ करूँ, ये आपको समझ में आ रहा है ना? ये ऊपर का जॉ है, ये नीचे का जॉ है. अगर मैं ऊपर के जॉ में ऐसे एक बीच में लाइन ड्रॉ करूंगी तो 2 इंसीजर यहाँ है और 2 इंसीजर यहाँ है, तो क्या हो गया? ये 2 by 2. canines 1 by 1, premolars 2 by 2 and molars 3 by 3. समझ में आया? देखो वापस एक बार, जिसका मिस आउट हो गया है, मैं अगर बीच में यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगी तो क्या हो जाएगा? इंसीजर्स 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, सो 2 by 2. कैनाइन एक इस साइड एक इस साइड है, तो 1 by 1, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है. प्रीमोलर्स 2 लेफ्ट साइड में है, 2 राइट साइड में है, एंड मोलर्स 3 राइट साइड में 3 लेफ्ट साइड में. तो ये तो हो गया अपर सेट. वैसे ही सेम अरेंजमेंट अपने लोअर सेट में है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय हम 2 कर रहे हैं. सो ऊपर 16 दांत और नीचे 16 teeth, so total comes to 32 teeth. Very clear to all of you. So this is the dental formula. समझ में आ गया? So for today we will be learning only this much till teeth. I hope all the things are very clear to all of you. ठीक है? What we have learned, just let us have a recap in short, ताकि आप उतना पढ़ के रखोगे. आज हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ा. In nutrition, we have learned all the 5 processes of nutrition. Let us revise once again. They were ingestion,
The act of taking in food is called as ingestion. Then was the digestion. It is a conversion of complex substance into simple with the help of enzyme. Then was absorption, absorbing the simple form into the blood. Assimilation, ये assimilation का मतलब क्या बताया मैंने, utilization of simple food by all the organs to form new cell. And egestion और defecation का मतलब है removal of undigested waste material through the anus. तो न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? तो न्यूट्रिशन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमें एनर्जी देता है, हमें ग्रोथ में मदद करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और हमारे सारे टिश्यूज को रिपेयर भी करता है. फिर मैंने आपको बताया कि जो हम फूड खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं, उसमें दो कैटेगरीज होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म मैंने बताया ग्लूकोज, प्रोटीन का सिंपल फॉर्म होता है अमाइनो एसिड और फैट का सिंपल फॉर्म मैंने बताया फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. विटामिन एंड मिनरल हमारे बॉडी को एकदम कम क्वांटिटी में जरूरत लगती है उसकी, एंड वाटर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट. फिर वी हैव लर्न अबाउट द सिस्टम. Our digestive system contains the alimentary canal which starts with the mouth and ends with the anus. ये आपको सीक्वेंस में ही पढ़ना जरूरी है, ठीक है. उसके साथ साथ में ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं या फिर एसोसिएटेड ग्लैंड्स बोलते हैं. तो आज हमने सिर्फ माउथ पढ़ा और बकल कैविटी पढ़ा है, सिर्फ माउथ एंड बकल कैविटी आज हमने पढ़ा है. फिर when I've talked about the mouth, you can see that this is the system I've shown you. I hope you have taken a screenshot for the same. When I've talked about the mouth, I've told you that mouth is nothing but a transverse slit, or you can simply say that it is an opening, horizontal opening, which helps in ingestion or reception of food. When we talk about buccal cavity, it is a chamber. The roof of the chamber is made up of palate. The floor of the chamber is made up of teeth. And the side walls are made up of our cheeks. अपने cheeks से उसके side walls बने हैं. फिर हमने टंग के बारे में डिस्कस किया कि जो टंग है वो fleshy and muscular organ है. Tongue is roughly triangular in shape. It shows many projections called as papillae or the taste bud for detecting the taste of the food. Then we have seen that there is tonsil also present over here in the buccal cavity, which helps in fighting against the diseases. Then we have talked about teeth in detail. What is the function of teeth? It helps in mastication. है ना, food को छोटा छोटा मैकेनिकल ग्राइंडिंग करता है. मैकेनिकल ग्राइंडिंग मतलब जो आप बड़ा चीज खाते हो उसको फटाफट मैस्टिकेट करके च्यू करके उसको छोटा बनाता है. फिर मैंने आपको डेंटिशन का डेफिनेशन बताया. द स्टडी ऑफ टीथ विथ रिस्पेक्ट टू देयर नंबर, अरेंजमेंट, डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज द डेंटिशन. Then I've talked to you about the tooth in detail. मैंने क्या बताया था? The visible part of the tooth is called as the crown. The embedded part is called as a root. Crown is again covered with enamel and root is covered by cementum. There is a cavity called as pulp cavity which is extending up till the root canal. Yes, ये सारे terms बताए मैंने आपको. Then we have discussed about the teeth. It is heterodont. क्यों heterodont है? Because we are having 4 different types of teeth. Our teeth is thecodont. Why thecodont? Because it is embedded inside the jawbone. Our teeth is diphodont because in our whole lifetime we get teeth 2 times. Therefore, di means 2, diphodont. So we have seen about the teeth in detail. About the human dentition we have seen. We are having 4 different types of teeth as the incisors, canines, premolars and molars. Then we have seen about the thecodont. Thecodont means because our teeth is present in this socket. ये red color का क्या दिख रहा है आपको? Socket दिख रहा है जिसके अंदर अपना दांत होता है. And therefore we are thecodont. Then we have seen why we are diphodont, because in our lifetime we are getting 2 times teeth. The one which has been falling down at the age of 6 to 7 years, that are called as a milk teeth or the decidual teeth. And the permanent teeth, if falls down, we have to visit a doctor.
So the permanent teeth is 32 in number. And then we have learned about the dental formula as incisors 2 by 2, canine 1 by 1, premolars again 2 by 2, and molar 3 by 3. So the number comes as 2, 1, 2, 3 upon 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3 upon 2, 1, 2, 3. So total is 32 teeth. The last molar teeth appears at the age of 18, so it is called as a wisdom teeth. So this is the dental formula, both for the permanent teeth and a milk teeth. Is that very clear to all of you? Yes. So we will stop over here. I hope सबके पास टेक्स्ट बुक है. क्या आपने खरीदा है